इतने मुखर हो के इतने बेबाकी से भाजपा के खिलाफ में सदन में हो या सदन के बाहर हो ओवैसी साहब बोलते हैं, लेकिन और सब बोलते हैं तो उस पर ईडी सीबीआई इसका छापा पड़ जाता है, लेकिन ओवैसी साहब पर आज तक छापा नहीं पड़ा। इसलिए अगर आप दरी बिछाएंगे, आप झोला उठाएंगे तो आप पर ईडी आएगा, आप पर सीबीआई आएगा। जब आप अपनी मजबूती से नहीं है, कोई बेदाग है हमारे नेता, इसलिए ईडी और सीबीआई बेदाग है हमारे नेता, बिल्कुल बेदाग है। मुसलमान भाई से लड़ाने का बात करता है, ये सिर्फ मंदिर को मस्जिद से लड़ाने का बात करता है। इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, ना ही बेरोजगारी का मुद्दा है, ना ही किसानों का मुद्दा है, ना ही स्वास्थ्य का मुद्दा है, ना ही शिक्षा का मुद्दा है। इस मुद्दे पर वो लोग वोट नहीं मांगते, वो लोग नफरत के बुनियाद पर वोट मांगते हैं। तो अब देश की जनता जाग रही है, केंद्र की टीम यहां पर आ रही है, जा रही है, उनसे कोऑर्डिनेशन बना करके हमारे जो प्रदेश नेतृत्व के नेता हैं ये आपस में तय करेंगे। सेलेक्टेड सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा, निश्चित तौर पर बिहार में सेलेक्टेड सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पतंग का निशान, पतंग का झंडा आपको बिहार के कोने कोने में नजर आएगा। द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। सलाम नमस्कार सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स, मैं रजीउर रहमान। आज हमारे जो मेहमान हैं वो फिलहाल अभी जिस पार्टी से ताल्लुक़ रख रहे हैं वो पार्टी पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी का, जिनका बिहार के सहरसा ज़िला के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के कन्वीनर जनाब मीर रिजवान साहब आज हमारे गेस्ट हैं। इनसे हम कई पहलू पे बात करेंगे। पहले इसका हम तारुफ करा दें कि ये पूर्व में आरजेडी के प्रदेश लेवल के पदाधिकारी रह चुके हैं और लगभग कह दीजिए कि 2.5 दशक से ये समाज सेवा के क्षेत्र में कई ऐसे सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं जिसकी तारीफ होती रहती है। कभी कैंप लगाकर, शिविर लगाकर लोगों को सुविधा मुहैया करवाना, ठंडी के समय में कंबल बांटना, पंचायत लेवल पर हो या प्रखंड लेवल पर हो, लोगों का राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, यानी जो भी लोगों की समस्या से जुड़ी चीज़ें हैं उसका समाधान करवाने में काफ़ी अहम रोल इनका रहता है उस क्षेत्र में। तो आज हम इनसे बात करेंगे, ख़ास करके एमआईएम के पार्टी से जो गठबंधन का सवाल है उस पर बात करेंगे। एमआईएम के पर जो इल्ज़ामात लगते हैं बी टीम की, भाजपा की बी टीम की, उस पर बात करेंगे। बिहार में इस बार एमआईएम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी उस ताल्लुक से भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं और सवाल मेरा इसी से जुड़ा होगा। आप थोड़ा आप भी इस वीडियो क्लिप बनाना है, इसको आगे बढ़ाना है और इसको मजबूत बनाना है तो एआईएमआईएम पार्टी को शामिल करना होगा, तब जाकर ये बात आगे बढ़ेगी और मजबूत एक गठबंधन बनेगी। वोट चाहिए तो हम आप मुख्यमंत्री का सपना देखते हैं, चुपचाप पतंग छाप को शामिल कीजिए। तकलीफ है हम लोग का वोट लगे चला गया दूसरा पार्टी में। नहीं, बोका नहीं है हम लोग, चचा बोका नहीं है, बहुत कष्ट आपको जिताया था हम लोग, बहुत कष्ट जिताया था। ये जो माहौल बना है बिहार में, पहली बार ऐसा माहौल देखने को मिला है रिजवान साहब। और ये माहौल बना हुआ है, खास करके आज से पहले तो लगभग जो महागठबंधन की पार्टी थी, खास करके तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, असदुद्दीन साहब की पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहती थी। लेकिन इस बार देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किए हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि अगर वो चाहते हैं फिरका प्रस्त ताकतों के खिलाफ हम महागठबंधन के साथ आएंगे तो वो आए, लेकिन चुनाव नहीं लड़े, जिसको लेकर पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है। जगह जगह जहाँ जहाँ राहुल गांधी की यात्राएं जा रही है वहाँ वहाँ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ आरजेडी का भी झंडा लिए हुए हैं और आपकी पार्टी का भी झंडा लिए हुए और कंडीशन रख रहे हैं कि हम वोट तभी देंगे जब
आप इस पार्टी को अपने गठबंधन में शामिल कीजिएगा। तो क्या क्या लगता है आपको, सबसे पहला सवाल कि क्या अब जो, चूँकि आप पार्टी के बिहार प्रदेश से आप जुड़े हुए लोग हैं और कहीं ना कहीं आप प्रदेश अध्यक्ष के संपर्क में होंगे, नज़दीकी होंगे, तो क्या लगता है कि आपकी पार्टी अब चुनाव अकेले लड़ेगी या गठबंधन में बातचीत चल रही है? सबसे पहले ये सवाल। देखिए, सबसे पहले मैं द रिपब्लिक टाइम्स न्यूज़ का और रहमान साहब आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आपने मुझे यह मंच दिया और इस मंच के माध्यम से मैं समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाने का माध्यम बनूंगा। आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या AIMIM को गठबंधन अपना हिस्सा बनाएगी। देखिए, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने और हमारी पार्टी ने एक आग्रह पत्र जो है महागठबंधन के कार्यालय में पहुंचाया। हाँ, उसको सभी ने देखा है, जाना है, सब जानते पूरे बिहार ने, पूरे देश ने यह देखा। बिल्कुल। एक तरफ आप AIMIM को बीजेपी का बी टीम कहते हैं और दूसरी तरफ गठबंधन में AIM को लाना नहीं चाहते। तो बिहार की जनता ये भली भांति समझ रही है कि सब लोग मुसलमानों का सिर्फ वोट लेना चाहते हैं और जहां मुसलमानों के हक की बात होती है, उनके अधिकार की बात होती है, तो उनको झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। तो अब तो यह स्पष्ट हो गया। अभी देख लीजिए आप, मुकेश सहनी जी कहां थे? वो बीजेपी में थे ना। पहले वो बीजेपी में थे, फिर वो महागठबंधन का हिस्सा बनते हैं। उनका कहना था कि मतलब हमको मन मुताबिक सीट नहीं मिला तो हम उधर चले गए। माने आपके इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। वो उप मुख्यमंत्री का भी वही मैं कहना चाह रहा हूं रहमान साहब आपको, मुकेश सहनी जी के इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, उसके महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं होती है, तो फिर आप बीजेपी में चले जाते हैं और फिर आप महागठबंधन में आ जाते हैं। तो आपको कोई बीजेपी का बी टीम नहीं कहता। आप देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी कहां थे? वो बीजेपी में थे, फिर महागठबंधन में आए, फिर बीजेपी में चले गए। जीतन राम मांझी कहां थे? वो बीजेपी में, एनडीए में थे, फिर वो महागठबंधन में आते हैं और फिर वो एनडीए में चले जाते हैं। तो उन सभी को बीजेपी का बी टीम नहीं कहा जाता, क्योंकि AIMIM दलितों की बात करता है, अल्पसंख्यकों की बात करता है, मजलूमों की बात करता है, गरीब गुरबों की बात करता है। तो आप इस पार्टी को बीजेपी का बी टीम कहते हैं। खौफ क्या है आखिर? खौफ ये है कि सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं ये लोग, सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं। और जब हक की बात होती है, अधिकार की बात होती है, तो आप जो है बीजेपी का बी टीम कह करके अफवाह फैलाना चाहते हैं। अब ये अफवाह चलने वाला नहीं है। अब दलित भाई जाग रहे हैं, अब गरीब गुरबा जाग रहे हैं, अब अल्पसंख्यक समाज जाग रहा है। तो आपको दर्द हो रहा है और आपको ये डर बना हुआ है कि जैसे ही आप महागठबंधन का हिस्सा, आप देख लीजिए, आपने अभी फुटेज चलाया है, बिहार के कोने कोने में जहां महागठबंधन का कार्यक्रम हो रहा है, वहां AIMIM के चाहने वाले लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, वो सभी लोग कह रहे हैं कि AIMIM को आप जो है महागठबंधन हिस्सा बनाना होगा। और अगर आप हिस्सा नहीं बनाते हैं तो हमारी पार्टी का स्लोगन है कि सबने दिया है हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। तो कब तक इग्नोर कीजिएगा? कब तक? अब नहीं चलने वाला। आप पिछले समय में देख लीजिए, इतिहास के पन्नों को पलट करके AIMIM के 4 विधायकों को आपने तोड़ने का काम किया है। तो बिहार की जनता अब जाग चुकी है और बिहार की जनता इस 4 विधायक को तोड़ने का जवाब 24 विधायक बनाने का काम करेगी। यहाँ पर हम रोकेंगे आपको। आपने बताया कि 4 विधायक को आरजेडी ने तोड़ा,
एक बात बताइए, कोई दूध पिया बच्चा था नहीं वो, बिना मेरी मर्जी से, अरे भाई आप रहमान साहब नहीं, आपकी बात हम समझ गए। बिना मेरी मर्जी से हमको कोई कैसे शामिल कर सकता? कहीं ना कहीं मेरी इच्छा हो, चाहे हमने जमीर का सौदा किया हो या और भी कोई बात हो। ऐसे लोगों को बिहार के कोने कोने से आवाज आ रही है, आपने देखा होगा। जबरदस्ती रहमान साहब, जबरदस्ती तो खींच के लाए ही नहीं होगा। वही तो मैं कह रहा हूं, आप मेरी बात को सुन लीजिए, जवाब मैं देना चाह रहा हूं। आप इजहार एसपी की बात कर रहे हैं ना, चारों की बात कर रहे हैं। आप सरफराज की बात कर रहे हैं ना, जगह जगह विरोध हो रहा है, वो देख रहे हैं। आप देख लीजिए। जनता आपको अगर पद पर लाना जानती है तो जनता पद पर से उखाड़ करके फेंकना भी जानती है। इसलिए आपने एआईएमआईएम के पार्टी से एआईएमआईएम पतंग छाप को लेकर के आपने जो तो कारण क्या रहा? फिर चले गए आरजेडी में, हाँ? में चले गए, क्या कारण हो सकता है? उनका लोभ, उनका लालच, मतलब बिक गए, बिक गए, इसलिए जनता विरोध कर रहा है ना। अगर वो नहीं बिकते तो क्या जनता विरोध करती? आज इजहार एसपी जी हैं या सरफराज जी हैं या जो पार्टी एआईएमआईएम को धोखा दे करके अपने फायदे के लिए, अपने लोभ लालच के लिए भागने का काम किया है, इस बिहार विधानसभा चुनाव में जनता उसको भगाने का काम करेगी। तो क्या ये इसकी गारंटी है कि कल हो कि आने वाले विधानसभा में जो भी आपकी पार्टी से विधायक जीतेंगे, उसकी क्या गारंटी है कि कहीं वो फिर बिक जाए? तो देखिए, हमारा एआईएमआईएम पार्टी, क्या कोई इस बार कुछ ऐसा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के विचारधारे पर चल रहा है, और बिहार प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो ईमानदार हैं, जो कर्मठ हैं, जो बदलने वाले लोग नहीं हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब को करोड़ों रुपए का ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने अपना जमीन बेचने से इनकार कर दिया। वो डटे रहे, आज तक डटे हुए। ऐसे लोगों को पार्टी टिकट देगी जो लोग पार्टी के लिए जमीन स्तर पर काम करना चाहेंगे, ऐसे लोगों को पार्टी टिकट देगी। एक सवाल पब्लिक में ये भी उठता है, या आपने भी गौर किया होगा, भाजपा सरकार, केंद्र सरकार मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ में, अमित शाह के खिलाफ में, या जितनी भी चीजें होती है उस पर जितना मुखर होकर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं उतना शायद ही कोई बोलते होंगे। हालांकि अभी राहुल गांधी ने उनका एक नब्ज पकड़ा है वोट चोरी का, जिसका यात्रा चल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब मुझे लगता है कि पहली बार उससे नब्ज को दबाने का काम किया है, जो थोड़ा सा फड़फड़ाहट देखने को मिल रहा है। लेकिन एक सवाल पब्लिक के जहन में है कि इतने मुखर हो के, इतने बेबाकी से भाजपा के खिलाफ में सदन में हो या सदन के बाहर हो, ओवैसी साहब बोलते हैं, लेकिन और सब बोलते हैं तो उस पर ईडी, सीबीआई इसका छापा पड़ जाता है, लेकिन ओवैसी साहब पर आज तक छापा नहीं पड़ा। कारण क्या है? मीडिया इतना उसको स्पेस क्यों देती है? देखिए, आपका तो कई सवाल हो गया, एक ही सवाल में कई सवाल जी जी। तो सबसे पहले इस बात को आप समझ लीजिए कि आदरणीय बैरिस्टर असदुद्दीन साहब अपनी पार्टी के सर्वोसर्वा हैं, वो पार्टी के सर्वोच्च लीडर हैं और उनकी अपनी पार्टी है एआईएमआईएम। ये देश की बड़ी पार्टी है जिसमें अल्पसंख्यकों को सम्मान मिलता है, गरीब गुरबों को सम्मान मिलता है, दलितों को सम्मान मिलता है। और आप समझिए कि आप अन्य लोगों की बात कीजिए, चाहे वो बिहार हो या बिहार से बाहर हो, चाहे यूपी हो या बिहार की बात कर रहे हैं, जो भी बड़ा लीडर है मुस्लिम समाज का, वो मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं झोला उठा रहा है, कहीं ना कहीं दरी बिछा रहा है। और असदुद्दीन ओवैसी दरी बिछाने से और झोला उठाने से मेरा सवाल कोई उनका वास्ता नहीं है। मैं वही पॉइंट पर आ रहा हूं। इसलिए अगर आप दरी बिछाएंगे, आप झोला उठाएंगे, तो आप पर ईडी आएगा, आप पर सीबीआई आएगा। जब आप अपनी मजबूती से आवाज उठाएंगे, आज असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले भारत के कोने कोने पर हैं। असदुद्दीन ओवैसी एक ईमानदार नेता हैं, एक पढ़े लिखा नेता हैं, बैरिस्टर हैं वो। तो ईडी और सीबीआई जब कोई गलत करेगा तभी तो ईडी और सीबीआई वहां पर दस्तक देगा। तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ईमानदार हैं, पढ़े लिखे हैं। ईडी और सीबीआई को 100 बार सोचना होगा,
100 बार सोचना होगा। मतलब उन पर दाग नहीं है, कोई बिल्कुल कोई बेदाग खामी है नहीं हमारे नेता, इसलिए ईडी और सीबीआई बिल्कुल को बेदाग है मौका नहीं हमारे मिल पा नेता, रहा है। बिल्कुल बेदाग है हमारे नेता। इसलिए दूसरी बात आपने कहा संसद में आवाज उठाने की बात। आज चाहे गरीबों की हक की बात हो, दलितों के हक की बात हो, अल्पसंख्यकों के हक की बात हो, अगर संसद में कोई मजबूती से आवाज उठाने वाला है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। बिल्कुल बात सही है। और आप समझिए, देखिए एक बात को तो तस्लीम पूरी दुनिया पूरे देश ने किया है, जिस तरह से अभी विगत कुछ माह पहले जो भारत पाकिस्तान में जंग हुआ था और जिस तरह का दोनों देश से मीडिया में के चैनलों के द्वारा जो वार का सिलसिला चल रहा था और एक दूसरे को लोग, लेकिन उस समय मजबूती के साथ देश के लिए खड़ा रहे थे असदुद्दीन ओवैसी साहब। और इनका उस समय से इनका जो चेहरा न सिर्फ मुसलमानों में बल्कि अन्य समुदाय के लोगों में भी एक अलग पहचान के रूप में उभरा है। आप पहलगाम के बात कर रहे हैं ना, पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई जिसमें हमारे देश के वीर नागरिकों ने अपना शहीद हो गए, तो आपको पता होना चाहिए संसद में और संसद में बाहर, देश में हो या विदेश में हो, अगर सबसे पहले कोई मजबूती के साथ आवाज उठा रहा था तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे। आप SIR के मुद्दे पर बात कीजिए। कई लोग हमसे संपर्क करते हैं और कहते हैं SIR पर जो है AIMIM का क्या है रोल। अरे भाई आप जरा सा सर्च कर लीजिए कि SIR के मुद्दे पर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मजबूती से अपनी बात को रखने का काम किया है। और बिहार में मैं खुद चाहे बैसा हो, चाहे बायसी हो, चाहे अमोर हो, चाहे पूर्णिया हो, चाहे सीमांचल के कोने कोने में हो, जाने का काम किया है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अख्तरुल ईमान साहब हर वो धरना में प्रदर्शन के माध्यम से दबाव बना करके, आग्रह कर करके पदाधिकारियों से SIR के मुद्दे पर मजबूती से अपनी बात को रखने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया SIR को में वोटर लिस्ट है, वो जो पुनरीक्षण वाला में 11 में एक वोटर लिस्ट में आधार कार्ड को शामिल करने के लिए, लेकिन ऐसा कोई पहल देखने को नहीं। ये तो चुनाव आयोग को समझना चाहिए कि चुनाव आयोग ने जो फरमान जारी करने का काम किया और SIR थोपने का काम किया, तो आप समझिए कि SIR तो एक बहाना है। असल में SIR के बहाने से बीजेपी यह चाहती है कि ऐसे लोगों के वोट में कमी आए, जो लोग गरीब हों, जो लोग गुरबा हों, जो लोग अल्पसंख्यक हों, जो लोग दलित समाज के लोग हों। और किसको फायदा होगा? अगर इन लोगों का वोट अगर घटता है तो सीधे सीधे फायदा बीजेपी को होगा। इसलिए बीजेपी चुनाव में बेईमानी कर करके और पिछले रास्ते से वो सत्ता में आना चाहती है। उनका यही आपने गौर किया होगा कि जिस तरह से भी मीडिया रिपोर्ट में भी है कि वर्षों पुराना मकान जो खंडर पड़ा हुआ, उसमें 20 आदमी, 20 परिवार, किसी में 200 परिवार, किसी पूरे गांव का वोट एक घर में दिखाया जा रहा है। मतलब इस कहीं ना कहीं फर्जी वोट का मामला सामने आ रहा है मीडिया में जो चल रहा है। फर्जीवाड़े की बात कर लीजिए, फर्जीवाड़े की बात कर लीजिए, आपको कोई ऐसा प्रखंड नहीं मिलेगा, कोई ऐसा जिला नहीं मिलेगा जहां 30% 40% लोगों का नाम जो है वो SIR के चलते कट गया है, वोट से वंचित हो गए हैं। तो हम चुनाव आयोग से निवेदन करना चाहते हैं कि आखिर में तो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, सुप्रीम कोर्ट की बात को मान कहां रहे? यही तो अंदेशा है कि हम किस देश में जी रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो। सुप्रीम कोर्ट के साख पर सवाल उठा। अरे भाई संविधान को कुछ लोग बदलना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इसको शामिल किया जाए। अरे एक बात बताइए, आधार कार्ड आप मानने नहीं दे रहे हैं, आप उसी आधार कार्ड से राशन कार्ड मानने नहीं दे रहे हैं, उसी आधार कार्ड जॉब कार्ड मानने नहीं दे रहे हैं, उसी आधार कार्ड से पासपोर्ट बनता है, वो मान्य है। वही तो रहमान साहब, वही तो मैं कह रहा हूं। आप आधार कार्ड को मान्य नहीं दे रहे हैं, आप राशन कार्ड को मान्य नहीं दे रहे हैं, आप जॉब कार्ड को मान्य नहीं दे रहे हैं। ए भाई, आप पिछले चुनाव में देख लीजिए, पिछले चुनाव में ये सभी कागजात मान्य था, जिसके आधार पर वोट डला, जिसके आधार पर बिहार में सरकार बनती है, देश में सरकार बनती है। तो इसका मतलब सब सरकार फर्जी है, तो रद्द कर दीजिए ऐसे सरकार को। इससे तो यही साबित होता है। नहीं, बिल्कुल। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब जनता जाग रही है,
जनता को ये बात एहसास हो रहा है कि ये जो एनडीए की सरकार है, ये जो बीजेपी की सरकार है, ये मुद्दे की बात नहीं करता। ये सिर्फ हिंदू भाई को मुसलमान भाई से लड़ाने का बात करता है। ये सिर्फ मंदिर को मस्जिद से लड़ाने का बात करता है। इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, ना ही बेरोजगारी का मुद्दा है, ना ही किसानों का मुद्दा है, ना ही स्वास्थ्य का मुद्दा है, ना ही शिक्षा का मुद्दा है। इस मुद्दे पर वो लोग वोट नहीं मांगते, वो लोग नफरत के बुनियाद पर वोट मांगते हैं। तो अब देश की जनता जाग रही है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में देश की जनता जो है वो नफरत के नाम पर वोट नहीं करने वाली, वो मोहब्बत के नाम पर वोट करने वाली। चलिए अब हम बिहार से जुड़े सवाल करते हैं। जी हमने पहला सवाल किया था कि आप लोगों ने आगरा पत्र दिया, जी जी वो बात कहाँ तक बनी या ख़त्म हो गई, या पार्टी क्या, आपकी पार्टी का क्या निर्णय है, किस तरह से चुनाव लड़ेगी, अकेले लड़ेगी या कोई तीसरा मोर्चा तैयार करेगी? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अख्तरुल ईमान साहब, प्रदेश के वरीय नेता इंजीनियर आफ्ताब साहब, हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन साहब, माजिद साहब जो प्रभारी हैं बिहार के, ये बिहार के बड़े नेता हैं और ये नेता आपस में कोऑर्डिनेट बना रहे हैं और केंद्र की टीम यहां पर आ रही है, जा रही है, उनसे कोऑर्डिनेशन बना करके हमारे जो प्रदेश नेतृत्व के नेता हैं ये आपस में तय करेंगे। सेलेक्टेड सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा, निश्चित तौर पर बिहार में सेलेक्टेड सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पतंग का निशान, पतंग का झंडा आपको बिहार के कोने कोने में नजर आने वाला है। आपका प्रदेश अध्यक्ष तो बोल रहा है कि सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, वो उसमें काफी अहम रोल होगा। निश्चित तौर पर आप ये समझ लीजिए, हम लोगों का टारगेट है 24 विधायक जिताने का बिहार से, और अगर हम आने वाले दिनों में अगर हमारा विधायक निश्चित तौर पर उस रोल में जीतेगा, वो हमारा विधायक ये तय करेगा कि बिहार में सत्ता, चलिए मान लेते हैं सत्ता में हम लोग मजबूती से अपनी चलिए मान हिस्सेदारी की बात लेते हैं करेंगे। कि 24-25 सीट आपने जीत लिया, सपोज जी, दैट, जी, जी। तो आप सपोर्ट जो कीजिएगा, जिसके आपके सपोर्ट से जो सरकार बनेगी उसमें आपका शर्त भी होगा किसी तरीके का। देखिए, ऐसा है, निश्चित तौर पर हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने कहा है हम तो बीजेपी के साथ कभी जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा एक इतिहास रहा है। हमको जाना है तो महागठबंधन के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम सामंतवादियों के खिलाफ हैं। वो सामंतवादी आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, जो हमारे गरीब गुरबों भाइयों के साथ, जो हमारे दलित भाइयों के साथ कौन कर रहा था, ये किसने परंपरा बनाया था? ये जो परंपरा है कि आप अपने थूक को, मतलब दलित भाई के थूक को जमीन पर नहीं पड़ने के लिए तो गला में कटोरी बांध करके उनको रखा जाता था। बहुत पहले इस तरह की बातें हुआ। अभी भी सामंतवादी लोग हमारे दलित भाइयों के साथ, अल्पसंख्यक भाइयों के साथ, गरीब गुरबों के साथ नाइंसाफी करते हैं। लेकिन अभी वैसा जो पहले जिस तरह का माहौल था, आप देखिए, शहर के लोग हैं रहमान साहब, आप जब हमारे क्षेत्र आएंगे, जब आप दमगरी जाएंगे, जब आप चैनपुरिया जाएंगे, जब आप झारा जाएंगे, अभी भी उस तरह का माहौल है। बिल्कुल बिल्कुल, आप आए दिनों यूट्यूब में देखते हैं, आप सोशल मीडिया पर देखते हैं कि दलित भाई बाराती निकाल रहे थे, सामंतवादी लोग सब उनको पीट देते हैं, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम हमारे दरवाजे से बारात लेके चले जाओ, घोड़ी पर चढ़ जाओ। आए दिन सोशल मीडिया पर आता है कि दलित भाइयों के साथ नाजायज किया जाता है, उसको मॉब लिंचिंग का शिकार कर दिया जाता है, अल्पसंख्यकों के साथ नाजायज किया जाता है। की बात कर रहे हैं आप, यादव जी जो पंडित बन के पूजा पाठ कराने, उनके साथ भी घटनाक्रम हुआ था कि मतलब ये पूजा पाठ कराना ब्राह्मणों का काम है, यादवों का नहीं। यही तो कह रहा हूं मैं कि एक विशेष वर्ग जो है, जो सामंती विचारधारा का है, वर्ग नहीं, वो जो विचारधारा है, जिसके जो उस विचारधारा को फॉलो करता है, मैं वही कह रहा हूं। देखिए, हर वर्ग में तो अच्छे बुरे लोग होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को तो तस्लीम करना होगा आपको, चाहे अपर कास्ट में हो या लोअर कास्ट में हो, सब में अच्छे बुरे लोग होते हैं। लेकिन कोई जो है ना, उस विचारधारा को चलते हैं कि नहीं हम ही हैं, हम ही सब कुछ है। नहीं, मैं जाति की बात नहीं कर रहा, मैं धर्म की बात नहीं रहमान साहब कर रहा हूं। मैं तो स्वीकार रहा हूं कि हर धर्म में अच्छे लोग हैं,
हर धर्म को मानने वाले अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं, इस बात को मैं स्वीकारता हूं। लेकिन कोई भी धर्म को जानने वाला लोग हो, कोई भी जाति से संबंध रखने वाला लोग हो, अगर वो सामंती विचारधारा का है तो उसके विरोध में है हम लोग, उसके विरोध में हमारी पार्टी रहती। निश्चित तौर पर हमारी पार्टी जो है वो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, वो सिर्फ दलितों की पार्टी नहीं है, बल्कि आप देख लीजिए राणा रंजीत सिंह को हमारी पार्टी ने सम्मान देने का काम किया है, रंजीत यादव जी को हमारी पार्टी ने सम्मान देने का काम किया है। आप जब देखेंगे तो कई ऐसे भाई हैं जो नन मुस्लिम हैं, लेकिन पार्टी ने उनको सम्मान देने का काम किया है। इसलिए हमारी पार्टी में सभी पार्टी, सभी जाति और सभी धर्मों के लोगों का सम्मान। तो कहने का मतलब है कि अब आप को पूरी तरीके से वो मामला जो था महागठबंधन के साथ जाने का वो क्लोज हो चुका है। देखिए, ये निर्णय तो हमारे प्रदेश की टीम के जो बड़े नेता हैं वो इस बात पर विचार कर रहे हैं। तो जब विचारोपरांत जब घोषणा होगी, जब विधिवत घोषणा होगी तो सभी लोगों को पता चलेगा। तो सुनने को आ रहा है कि कुछ सीटों पर जो है कैंडिडेट का फाइनल भी हो गया आपके पार्टी के द्वारा। देखिए, अभी विधिवत घोषणा नहीं हुई है, आप थोड़ा सब्र कीजिए। निश्चित तौर पर कुछ दिनों के अंदर ही विधिवत तौर पर घोषणा हो जाएगी और सब लोगों को पता चल जाएगा। एक लोगों के जहन में एक बात ये भी है, बी टीम या कॉमनल पार्टी के तौर पर कुछ लोग ये देखते हैं, क्योंकि इत्तेहादुल मुस्लिमीन शब्द जो है लोग बार बार उठते, आप भी चैनल में देखते हो कोई ये सवाल करते हैं इत्तेहादुल मुस्लिमीन कि ये कॉमनल शब्द क्यों रख दिया गया है इसमें। इसलिए भी लोग को लगता है कि ये कॉमनल पार्टी है। आप पहले इत्तेहादुल का मतलब समझिए। इत्तेहादुल का मतलब होता है एकता, मिलनसार। कहाँ नाम गलत है आप बताइए ना। इत्तेहादुल का क्या मतलब होता है, ये लोग को नहीं समझ। अरे लोगों को जो लोग ऐसे लोग जाहिल हैं, जो लोग इस तरह की टिप्पणी करते हैं, ऐसे लोग मूर्ख हैं, ऐसे लोग जाहिल हैं। इत्तेहादुल का मतलब एकता होता है, इत्तेहादुल का मतलब होता है आपस में मिलजुल कर रहना। कैसी बात कर रहे हैं आप। और जहां तक बात मैंने नाम की हो तो आप शिवसेना को क्या कहते हैं, आप शिवसेना को क्या कह रहे हैं, वो पार्टी नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो इन सभी मुद्दों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये नाम में क्या रखा है, और नाम तो बहुत बेहतर है। आखिर खौफ क्या है? खौफ ये है रहमान साहब कि मुसलमानों में कोई लीडर ना बने, क्योंकि आज तक मुसलमानों को सभी पार्टियों ने ठगने का काम किया है। सभी पार्टी ने मतलब मुसलमानों का नेतृत्व करने में या उनका नुमाइंदा पैदा ना हो। आप रहमान साहब जानिए, आप रहमान साहब इस बात को जानिए। बोलिए। आप रहमान साहब इस बात को जानिए, 2% वाले लोग ये कह रहे हैं कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, कह रहे हैं ना। 2% वाले लोग कह रहे हैं मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। 14% वाले लोग कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। और जहां 19% हमारे समाज की संख्या है, उनसे कहा जा रहा है तुम झुनझुना से काम चलाओ, तुम दरी बिछाओ, तुम कुर्सी लगाओ। तो अब ऐसा चलने वाला नहीं है। अब हमारे समाज का लोग जग रहा है। अब हमारे समाज का लोग अपने हक की बात कर रहा है, अपने अधिकार की बात कर रहा है। हम 19% हैं बिहार में, हमें अपना हक चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए, और हम अपना अधिकार लेना अच्छी तरीके से जानते हैं। अच्छा, एक सवाल और भी है कि आप कह रहे हैं कि हमको सिर्फ वोट के तौर पर इस्तेमाल किया गया, हमको हमारा हक नहीं मिला। सेकुलर पार्टियों में तो भी आपको मुस्लिम लीडरान है। हाँ बिल्कुल है। तो क्या सेकुलर पार्टी में भी आप देख लीजिए ना, अभी महागठबंधन का यात्रा चल रहा है, उसमें बता दीजिए कौन सा मुस्लिम लीडर है जो फ्रंट पर है, बता दीजिए, एक नाम बता दीजिए। आप बता दीजिए ना। बीच में देखे थे अररिया साइड में तो शकील खान को। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, कैसी बात कर, दिखा दीजिए कहीं। अरे मैंने तो करीब से देखा है, अररिया साइड में जो गए थे तो। अरे भाई वो झुनझुना है। हाँ वो झुनझुना है। तो आपको यही एहसास दिलाना चाहते हैं, आपके माध्यम से पूरे समाज को, पूरे बिहार को एक संदेश भी जाना चाहिए कि आप समझिए इस बात का। आप जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे कि मुस्लिम लीडर जो आप अन्य पार्टी का नाम ले रहे थे, उस पार्टी में आप देखिए, आप शहाबुद्दीन साहब की बात कीजिए। शहाबुद्दीन साहब ने राष्ट्रीय जनता दल में
उनकी कितनी महत्ता थी, यहां तक कि उस पार्टी में रहते हुए उनकी मौत तक हो गई। क्या हुआ? बदले में क्या मिला शहाबुद्दीन साहब को? बदले में हिना साहब को टिकट से वंचित रख दिया गया। बदले में आप समझिए, जिनका कोई जनाधार नहीं है, जो 2000 वोट बिहार में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, मैं मुकेश झा की बात कर रहा हूं, मैं राज्यसभा सांसद मुकेश झा जी की बात कर रहा हूं, मनोज झा जी की बात कर रहा हूं। मनोज झा जी किसी पंचायत का मुखिया का चुनाव नहीं जीत सके, आप उनको 2-2 बार राज्यसभा भेज देते, भेजे ना, 2-2 बार राज्यसभा भेज देते हैं। लेकिन हिना साहब का क्या हुआ? आपने क्यों नहीं उनको मैंने राज्यसभा भेजा? तो सवाल उठना तो लाजमी है ना कि आप जो है सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं, और जहां उनके हक की बात होती है, जहां उनके अधिकार की बात होती है, तो वहां झुंझुना पकड़ा देते हैं। एक सवाल तो यहाँ भी ये भी पैदा होता है कि जो भी मुस्लिम लीडरान है वो कहीं ना कहीं अपने आप को जो है ना जबान को सील लेते हैं, चुप हो जाते हैं, खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, डर के मारे कि हम जैसे हैं वैसे सही है। देखिए, मैं राष्ट्रीय जनता दल में मैं राष्ट्रीय जनता दल में काफी दिन से रहा हूं, मैं राष्ट्रीय जनता दल को बहुत करीब से देखा हूं। निश्चित तौर पर मैं जब राष्ट्रीय जनता दल में था तो अपनी बातों को बेबाकी से रखता था, चाहे तेजस्वी यादव जी के सामने हो, चाहे प्रदेश के अन्य नेताओं के सामने हो, कहीं भी हो, मैं अपनी बात को बेबाकी से रखता था। इसी का बदला मिला हमको कि ना प्रदेश के नेताओं के द्वारा मुझे इग्नोर किया गया, यही का नतीजा रहा। तो मैंने करीब से राष्ट्रीय जनता दल को देखा। आप देखिए, हमारे बड़े नेता हैं, हमारे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब बड़े नेता हैं। मैं उन्हीं नेताओं की बात मैं स्पष्ट कर देता हूं। आप देख लीजिए उनके साथ क्या गेम हो गया कि वो जिस विधानसभा सीट से चुनाव बार बार जीत करके आते थे, उनका जब चुनाव नजदीक आया तो सीट बदल दिया गया। यही कारण से सीट बदल दिया गया कि प्रदेश का नेतृत्व इस बात को जान रहा था कि अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जैसे कद्दावर नेता विधानसभा का चुनाव हार जाए और उप मुख्यमंत्री का दावेदारी न बन पाए। तो फिर ये तो खामोश क्यों रहे तब फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी? देखिए, यही इसलिए तो हमारा कहना है कि जो लोग राष्ट्रीय जनता दल में खामोश हैं, तो इसका क्या मतलब है कि वो दरी बिछा रहे हैं, वो झोला उठा रहे हैं, मतलब जैसे है वैसे सही है। हाँ। जिंदगी बीत ही गई है, थोड़ा और गुजार लेना है और चले जाना। बोलिए, कहां बेबाकी से बात करते हैं आप? मुझे एक नेता की बात कर, एक नेता का नाम बता दीजिए जो दम भरते हैं मैं सेकुलर पार्टी का नेता हूं, मुसलमानों का रहनुमा हूं। आप बता दीजिए, पिछले दिनों उसमें से एक नेता का नाम बता दीजिए जिन्होंने खुल करके अपने समाज के हित की बात, जैसे मुकेश सहनी करते हैं, जैसे उपेंद्र कुशवाहा करते हैं, जैसे जीतन राम मांझी करते हैं, जैसे चिराग पासवान करते हैं, खुल करके एक लीडर की बात बता दीजिए। वाहिद एक ऐसी पार्टी AIMIM है जिनके नेताओं के द्वारा बेबाकी से समाज की बात को रखा जाता है, हक की बात को रखा जाता है, अधिकार की बात को रखा जाता है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में AIMIM अपना झंडा देश में ही नहीं बल्कि बिहार के भी कोने कोने में आपको नजदीक दिखाई देगा। कहीं ना कहीं एक समय था जब शहाबुद्दीन साहब और तस्लीमुद्दीन साहब हयात से थे और पार्टी में थे, तो उस वक्त ये सब चीजें देखने को नहीं मिलती थी शायद। कैसा लगा आपको? देखिए, उस टाइम में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जमाना था, और कहीं ना कहीं मैं इस बात को मानता हूं कि लालू प्रसाद यादव जी समाजवादी नेता थे और समाज के नेता थे, मतलब अभी भी है। बिल्कुल 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 आज भी मैं मानता हूं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी वो सबको लेके चलने वाले नेता थे, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो यादव समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो गरीब गुरबा समाज हो। आज अगर कहीं न कहीं अगर दबे हुए लोग, कुचले हुए लोग, वंचित लोगों के जवान में अगर आवाज आया है, तो उनका सबसे बड़ा श्रेय अगर जाता है तो वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को जाता है। तो यही कारण रहा कि सबको साथ लेके चलते रहे वो, लेकिन वो गुण शायद तेजस्वी में नहीं देखे आप क्या? देखिए, ये तो तेजस्वी यादव जी से ही पूछना चाहिए आपको कि क्यों आप आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के तरफ नहीं, चूंकि आप पार्टी में रहे हैं, लंबा समय गुजारे हैं, तो आपके लालू जी के मैंने झोला उठाने से इनकार कर दिया, मतलब इसलिए मैंने दरी बिछाने से इनकार कर दिया। मतलब फर्क है तभी तो आप कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो हमारी संख्या बिहार में 18 से 19% है। आप उंगली पर गिना दीजिए कि 243 विधानसभा सीट में
कितना जो है 19% वाले को हक मिला, उनका अधिकार मिला, कितने एमएलसीओ को 19% उनका हक मिला, अधिकार मिला, कितने लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार जो है आपने 19% वालों को दिया, तो स्पष्ट आपको नजर आएगा। तो कहीं ना कि बीजेपी के नाम से डरा करके ये सेकुलर पार्टी जो है सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना चाहती है, और अधिकार जब मांगा जाता है तो उनको झुनझुना बोला जाता है कि आप झुनझुना ले लीजिए, और झुनझुना बजाते तो रहिए। कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि मतलब लालू जी में तेजस्वी जी में फर्क है, उनका काम, उनका जो लेके चलने का जो अंदाज था, ये सोच थी, वो सोच में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पीछे रह गए हैं, इसीलिए लोग टूट भी रहे हैं, पार्टी से लोग टूट भी रहे हैं। देखिए, टूटना ना टूटना ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन सवाल करना तो लाजमी है ना। एक जिंदा इंसान सवाल करेगा कि नहीं करेगा? जिंदा नहीं करेगा तो मुर्दा करेगा क्या? तो जिंदा लोगों में से मीर रिजवान का नाम है, मुर्दा लोगों में से मीर रिजवान का नाम नहीं है। मीर रिजवान हमेशा सवाल करेगा, हक की बात करेगा, अधिकार की बात करेगा। जहां शोषण होगा वहां विरोध करूंगा, चाहे मैं रहूं अथवा ना रहूं। मुझे कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, लालसा नहीं। मुझे कोई ऐसा नहीं कि मैं किसी लोभ लालच और लालसा की बात कर रहा हूं, बल्कि मैं अगर मर जाऊंगा ना तो इतिहास याद रखेगा कि हक की बात कौन कर रहा था, अधिकार की बात कौन कर रहा था, सेवा कौन कर रहा था। तो उस जब इतिहास याद रखेगा उसमें मीर रिजवान का नाम आएगा। चलिए, अब आपकी विधानसभा पर हम आते, विधानसभा क्षेत्र को लेकर। आप जिस विधानसभा से कन्वेनर हैं, वहाँ सलाउद्दीन साहब की फैमिली विरासत दर विरासत चली आ रही है, सियासत में भी है। अभी अब अगली पीढ़ी, उनका पोता भी आरजेडी से विधायक है, आप भी वहीं से, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं उम्मीदवारी के दौर में आप भी चल रहे हैं, जो आपका अंदाज बता रहा है। तो क्या लगता है कि आप अगर मान ले पार्टी ने आपको टिकट दिया, देखिए सबसे पहले उम्मीदवार बनाया, तो वो जो किला है उसको ध्वस्त कैसे कर पाएंगे? देखिए, आप रहमान साहब एक सवाल में कई सवाल कर देते हैं। हाँ, ये अच्छा भी है, अच्छा भी है, टाइम एक सवाल में कई सवाल कर लेते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि मैंने पहले ही कहा कि ये डिसीजन जो है हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, हमने कहा कि अगर मान ले, अगर विश्वास जता के टिकट देती है पार्टी, तो वही मैं कह रहा हूँ, आना की माना की उस पर हम लोग नहीं चलते। हम लोग पार्टी के गाइडलाइन पर चलने वाले लोग हैं। तो पार्टी जो है वो आने वाले समय में, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अख्तरुल रहमान साहब और जो राष्ट्रीय कमेटी है उनसे विचार विमर्श करने के बाद निश्चित तौर पर जो विधानसभा चुनाव लड़ेगी उस पर विचार किया जा रहा है। AIMIM द्वारा समस्त बिहार में जो सिलेक्टेड सीट है उस सीट पर जो है चुनाव लड़वाया जाएगा, और निश्चित तौर पर जो है आने वाले निकट भविष्य में ये सब लोगों को पता चल जाएगा कि AIMIM कहां से चुनाव लड़ेगी और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दूसरी बात आपने कहा यूसुफ साहब और कैसर साहब की बात करी आपने, तो निश्चित तौर पर बड़े लोग हैं, राजा लोग हैं, और हम लोगों से तो उनका तुलना है नहीं, इसलिए तो हमने किला शब्द का इस्तेमाल किया। हम लोग तो एक गरीब का बेटा है, हम लोग तो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। और कैसर साहब हैं, यूसुफ साहब हैं, राजा फैमिली हैं, तो राजा से हम लोगों का तो तुलना नहीं किया जा सकता। तो हमारा विरोध नहीं है उन लोगों से, ना यूसुफ साहब से विरोध है और ना ही कैसर साहब से विरोध है, और ना ही अन्य किसी भी पॉलिटिकल और राजनीतिक लोगों से हमारा विरोध, किसी से विरोध नहीं। भाई हम अपने विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं। मतलब आपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम हक की बात कर रहे हैं, और हम तो सभी लोगों से कहते हैं कि आप लोगों को भी हक की बात करना चाहिए। अरे भाई, आप लोग अगर हक की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो जनता तो सवाल करेगी। अच्छा, एक सवाल ये भी उठ रहा है, लोग सुन, आप भी सुने होंगे, कि अगर आरजेडी हिस्सेदारी के हिसाब से 42-43 सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट को उतार दे, तो MIM अपने कैंडिडेट को नहीं उतारे। क्या सवाल था आपका? आरजेडी महागठबंधन अगर हिस्सेदारी के हिसाब से तो पार्टी की जो भागीदारी है, परसेंटेज है, उस परसेंटेज के हिसाब से अगर 42-43 सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट उतार दे तो MIM अपनी कैंडिडेट को नहीं खड़ा करेगी। ये देखिए ये आप बड़ा अच्छा सवाल किए, आप फंसाना चाहते हैं। अच्छा सवाल करके हम सुने। नहीं, मैं जवाब देता हूँ, शालीनता से मैं जवाब देता हूँ। बताइए। एक बात समझिए कि मुझे अब दूसरे के महल के नौकर बनने से अच्छा है, दूसरे के महल में
नौकर बनने से अच्छा है अपने झोपड़ी का मालिक बनना। अच्छा, हाँ, चाहे छोटा सा ही छोटा सा ही झोपड़ी क्यों ना हो। हौसला ही सही है। हाँ बिल्कुल, इसलिए हमारी पार्टी AIMIM अगर महागठबंधन अगर इसे हिस्सा बनाती है तो सम्मानित अगर सीट मिलता है तो बिल्कुल गठबंधन का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ा जाएगा। लोगों के जहन में अगर ये बातें भी अगर चल रही है कि अगर ये 20 से 25 सीटें, जैसा कि आपको अनुमानित आप लोग बता रहे हैं, आंकड़ा बता रहे हैं, अगर जीतती है तो कहीं बीजेपी को सपोर्ट कर दे। क्या ओवैसी साहब बीजेपी को सपोर्ट कर दे? कैसी बात कर रहे हैं आप? सवाल नहीं पैदा होता है। आसमान और धरती का मिलन हो सकता है क्या? अच्छा, हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। कैसी बात कर रहे हैं आप? हम लोग जिस माने बीजेपी जो नफरत की बात करती हो, बीजेपी जो हिंदू भाई को मुसलमान भाई से लड़ाने का काम करती है, बीजेपी जिनके पास कोई विकास का मुद्दा ही नहीं है, संभव ही नहीं है। सियासत में तो कुछ भी संभव हो सकता है। आप देख लीजिए मुकेश सहनी को, बिल्कुल बिल्कुल, किस विचारधारा से चुनाव लड़े, बिल्कुल बिल्कुल चुनाव लड़े। हाँ हाँ, और यहाँ वोट सीट शेयरिंग का मामला, मतलब सीट शेयरिंग का मामला अरे हुआ, जिसका जमीर ही मुर्दा हो जाए और फिर चले गए अरे उधर। मेरे भाई, जिनका कैरेक्टर ही नहीं हो, जिनका जमीर ही मुर्दा हो जाए, तो आप उनसे तुलना कर रहे हैं? मतलब उन पार्टियों में आपने ईमानदार लोगों को बेईमान लोगों से तुलना कर रहे हैं, संभव है क्या? लोगों के जहन में तो सियासतदानों के प्रति जो नजरिया आजकल बना है उस हिसाब से हमने बात किया। रहमान साहब, ईमानदार लोगों का बेईमान लोगों से तुलना किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। कैसे तुलना कर सकते हैं आप? तो मतलब कुछ हालत, चाहे जो भी हालात हो। आप AIMIM का इतिहास देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का इतिहास देखिए, तब आपको पता चलेगा कि हम सेकुलर लोग हैं, हम समाजवादी लोग हैं, हम सबके हक की बात करते हैं। सेकुलर की बात की तो क्या मतलब है, पहली बार जो बिहार में सरकार बनी थी, लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे, तो क्या बिना बीजेपी के सपोर्ट के बने थे? ये बात देखिए, यही बात मैं कहना चाह रहा हूं। मन आप करे तो अच्छा, आप करे तो अच्छा, और कोई और करे तो गंदा। यही बात तो आप अपनी जुबान से निकाल रहे हैं। नहीं, यही बात तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आप जो AIMIM को बार बार बदनाम करने का असफल प्रयास कर रहे हैं कि AIMIM बीजेपी का बी टीम है, और आप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर अगर हम हक की बात कर रहे हैं, अपना अधिकार की बात कर रहे हैं, तो हमें बदनाम किया जाता है, हमें बार बार जो है जलील किया जाता है। तो अब ये चलने वाला नहीं है। अब 19% लोग जाग गया है, और 19% के साथ साथ जो बड़ा समाज है, दलित समाज, गरीब गुरबा समाज, अल्पसंख्यक समाज, ये सब जाग रहा है, और जाग करके थर्ड फ्रंट बनेगा, और थर्ड फ्रंट बना करके ये सब लोग गोलबंदी के साथ, एकजुटता के साथ एक मंच पर आएंगे, और निश्चित तौर पर बदलाव होगा। अच्छा चलिए, तो फिर मान लीजिए कि जो आपकी पार्टी जो एक रणनीति तैयार कर रही है 24-25 सीटों पे, तो उसमें क्या सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही होंगे कि अन्य समुदाय के लोग भी, अन्य जाति के लोग? देखिए पत्रकार महोदय, ऐसा है कि आपको हमने पहले ही कहा कि राणा रंजीत सिंह जैसे लोग, उनको पार्टी ने उनको बेहद सम्मान दिया। हमारे आदरणीय असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मंच पर से अनाउंसमेंट कर दिया कि राणा रंजीत सिंह जी हमारी पार्टी का उम्मीदवार होगा। और आप कैसी बात कर रहे हैं? आप जरा देख लीजिए, आप सर्च कीजिए बढ़िया से, तब पता चलेगा कि AIMIM सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है। सभी समाज के लोग, जो लोग इंसाफ पसंद लोग हैं, जो लोग ईमानदारी और खुददारी से जीना चाहते हैं, वो सभी लोग AIM पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, जुड़ रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब AIMIM का झंडा समस्त देश में, समस्त बिहार में आपको चप्पे चप्पे पर नजर आएगा। तो कुल मिला के आप कहना चाहते हैं कि आपकी पार्टी सबकी पार्टी है, सभी धर्म और जाति के सम्मान करने वाली पार्टी है, निश्चित, और सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। बिल्कुल, आपका ये कहने का हुआ। खैर ठीक है, अब तो बिहार विधानसभा का ज़्यादा समय नहीं रहा, कुछ ही दिनों के बाद, या कह लीजिए कि कहीं ना कहीं चुनाव की घोषणा की सुगबुगाहट तो खैर चालू ही है। तो अब आने वाला समय बताएगा कि क्या बिहार में महागठबंधन में
जो महागठबंधन के शीर्ष नेता है वो असदुद्दीन साहब की पार्टी को जोड़ते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। उसके बाद क्या रणनीति बनती है इन पार्टी की और कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, फिर उसका परिणाम क्या होगा, ये सब आने वाला समय ही बता पाएगा। फिलहाल आपको जो हमारे आज के मेहमान थे मीर रिजवान साहब, जो सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के कन्वीनर हैं, इनका जो आज हमने आप लोगों के सामने जो लाइव इंटरव्यू किया, इनकी बातों से आप कितने मुतमईन हैं, कितने संतुष्ट हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और इस खबर को, इस लाइव इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।